हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। पेडागोजी और बाल विकास से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण लेक्चर आपको मिलने वाला है, जिसमें हम मूल्यांकन, मापन, आकलन, इस तरह की चीज़ों का बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी विभिन्न सब्जेक्ट्स की जो पेडागोजी है, उसमें ये पूछा जाना कि मूल्यांकन आपको इस चीज़ का किस तरह से करना है, या फिर गणित में होने वाली अर्धवार्षिक प्रक्रिया किस तरह के मूल्यांकन को बताती है, या हिंदी में जो वाइवा लिया जाता है या भाषण की जो प्रतियोगिता की गई है वो किस तरह का मूल्यांकन है। इस तरह से जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको दोनों पेपर मिला लीजिए, पेपर 1 पेपर 2, तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको इससे मिलने वाले हैं। 1-2 बाल विकास में रखे मिलेंगे और 2-3 मिलेंगे आपको बाकी सभी क्वेश्चनों की पेडागोजी में, एक आध मिलेगा इस तरीके से। इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसकी पीडीएफ ज़्यादा ज़रूरी है, पीडीएफ की जुगाड़ आपको ज़रूर करनी है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से उसको पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि मुझे सपोर्ट करें। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। मूल्यांकन, मापन और आकलन। ये मैंने 3 शब्द यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम की लैंग्वेज होगी उसमें इन तीनों शब्दों का अंतर है, इन तीनों शब्दों में अंतर है, इन तीनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। तो आपको इन तीनों का अर्थ पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, किसी प्रक्रिया की उपयोगिता को निर्धारित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। ये मेरी खुद की परिभाषा है जो आपको सरल तरीके से समझा दे। किसी भी प्रक्रिया की आपको एफिशिएंसी चेक करनी की, ये कितनी अच्छी है, इसका कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, उसका जब आप आकलन करते हैं, उसका जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है, वो प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। अब मूल्यांकन करने के लिए हमें पहले उसके लिए जानकारी चाहिए कि कितना काम हुआ है, कैसे काम हुआ है, उसे आकलन कहा जाता है। अब आकलन 2 तरीके से होता है, जानकारी मतलब 2 तरीके से होगी। पहला, देखिए हमने 5 जगह पे बिल्डिंग खुदवाने के लिए इन 5 जगहों को चुना, ओके। अब उन 5 जगहों पर 10% काम हो चुका है, तो उस मात्रात्मक रूप से जो मैंने जानकारी आपको दी उस प्रोजेक्ट की, उसे मापन कहा जाएगा। अगर मैं एक ठेकेदार हूँ या सिविल इंजीनियर हूँ सरकार का, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कानपुर में रोडें कितनी अच्छी बन चुकी हैं, तो मैंने ऐसे किया कि पहले ये मेरा कार्य है कि कानपुर में रोड इतनी अच्छी बनी है, ये मूल्यांकन करना है मुझे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कानपुर में जानकारी इकट्ठी करूँगा कि देखिए 8 जो जगहें हैं, विजयनगर, किदवई नगर, इस तरह की 8 जगहों पर हमको रोड निर्माण का कार्य कराना है या कराया गया है, ओके। उस पर हमको ये इंजीनियर लगे, इतना पैसा खर्च हुआ, ठीक है, ये आकलन हमने किया है, जितना टारगेट था उसका पूरा हुआ है। अब उसमें परसेंटेज देखेंगे कि कितने प्रतिशत रोड बन गई है, कितने प्रतिशत पैसा खर्च हो गया है, उसे मापन कहा जाएगा। इस तरह से आपको इस लेक्चर को पढ़ना है। इस तरह से आपको मूल्यांकन, आकलन और मापन में अंतर पता होना चाहिए। मापन मतलब आपकी लंबाई कितनी है, आकलन मतलब आपकी लंबाई कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, और मूल्यांकन मतलब आपकी लंबाई क्या उतनी ही बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए थी, या उससे कम बढ़ी है, इसे मूल्यांकन कहा जाएगा। इन तीनों में इस तरह से आपको अंतर समझ में आना चाहिए। अब मैं मूल्यांकन के प्रकार नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं आकलन के प्रकार बता रहा हूँ, ये दिमाग में रखिएगा। आकलन के 2 प्रकार बड़े बड़े, हालांकि आकलन के मुख्य प्रकार 3 हैं। तीसरा उसमें सेल्फ असेसमेंट होता है, स्व आकलन। आप खुद जब अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, सीटेट में भी मेरा इतना बचा हुआ है, उसको कहते हैं, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पहला पढ़ेंगे रचनात्मक आकलन, क्योंकि आकलन, मूल्यांकन ये सब शिक्षक के लिए है, बच्चों के लिए। शिक्षक करेगा बच्चों के लिए, तो अपन उसमें स्वयं आकलन जो होता है या स्व मूल्यांकन जो होता है उसको ध्यान उतना देते नहीं हैं। आइए पहला पढ़ते हैं, रचनात्मक आकलन। देखो, अध्ययन के दौरान होगा, पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखना, और अच्छा करने जो होगा और अच्छा करने के लिए ही होगा, तो ये तो दिमाग में है ही। पहले से सिखाए गए चीज़ों को कितना अच्छे से सीखा गया है, अगर नहीं सीखा गया है तो कितना अच्छे से सिखाया जाए, क्योंकि शिक्षक के लिए ये सब हो रहा है, तो सिखाया जाए पे फोकस ज़्यादा है। सबसे उपयुक्त आकलन माना जाता है ये कुछ चीज़ें दिमाग में रखना। सीखने के लिए आकलन होता है रचनात्मक आकलन। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, तुमने बच्चे को पढ़ाया, कोई एक चीज़ उठा लेते, तुमने बच्चे को जोड़ना सिखाया, ठीक है, तो जोड़ता सिखाते समय
किस बच्चे को किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, उसे हासिल लेने में दिक्कत आ रही है, उसे अक्षर लिखने में दिक्कत आ रही है, उसे स्थानीय मान समझने में दिक्कत आ रही है। तुमने बोला 4800 को 2300 में जोड़ो, तो वो क्या ये लिख पा रहा है? लिखने के बाद क्या वो जोड़ पा रहा है? जोड़ने के बाद क्या वो उत्तर समझ पा रहा है? क्या वो, इस तरह की विभिन्न चीज़ें होंगी। तो जिस बच्चे को जिस चीज़ में दिक्कत हो, उस चीज़ को समझने के लिए और उस चीज़ का निदान करने के लिए, उस चीज़ को दूर करने के लिए जो आकलन किया जाएगा वह रचनात्मक आकलन होगा। ये प्रक्रिया बेस्ड है, एग्ज़ाम बेस्ड नहीं है, प्रोसेस बेस्ड है। बीच बीच प्रोसेस में जो मैं और टीचर भी अपने लेक्चर में नहीं बोलते, जो डाउट हो उसे पूछिए, उसे ही रचनात्मक आकलन कहा जाता है। डाउट क्लियरिंग को रचनात्मक आकलन से ही जोड़ के देखिएगा आप। अब आते हैं अगले वाले प्रकार पे, योगात्मक आकलन क्या होता है? ये तो डाउट क्लियरिंग हो गया। सीटेट का एग्जाम आपका योगात्मक आकलन है। सीटेट की कोचिंग मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन, उसमें जो मैं बोल रहा हूँ और बीच बीच में आपके एग्जाम ले रहा हूँ और बीच बीच में आपको डाउट पूछने को कह रहा हूँ, वो रचनात्मक आकलन है। पर सीटेट का एग्जाम योगात्मक आकलन में आएगा, जो शैक्षिक वर्ष के अंत में होगा। संपूर्ण शैक्षिक अवधि में किसी पाठ्यक्रम को किस तरह से सीखा सिखाया गया है, उससे संबंधित जानकारी यहाँ से मिलेगी, जिससे नए शैक्षिक वर्ष के लिए किस तरह से पढ़ना है। आप सीटेट का एग्जाम दिए, आपके नंबर नहीं आए, अब आप अगले सीटेट में क्या क्या तैयारी करेंगे, उसकी जानकारी आपको योगात्मक आकलन से मिलेगी। तो ये सीखने का आकलन है योगात्मक। जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वो योगात्मक आकलन में आएंगे। और जितने भी क्लास टेस्ट वो सब रचनात्मक आकलन में आएंगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि पूछी जाएगी कि पर्यावरण की पेडागोजी में क्वेश्चन आ गया कि किसी बच्चे को हमने पहाड़ों के बारे में पढ़ाया और उसके बाद उससे पूछा कि बताओ तुमको क्या क्या समझ में आया, हमने उसका वायवा लिया, तो बताइए ये किस तरह का आकलन है। तो ये योगात्मक नहीं है। साल के अंत में या अर्धवार्षिक जो परीक्षा होती है उसमें जो पूछा जाता है वो योगात्मक आकलन में आएगा। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा सब लोग। अगली चीज़, अब आते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन के दो प्रकार क्या? मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। एक तो दो तरीकों से बांटा जाता है, एक तो होता है सतत और असतत, और एक होता है संकीर्ण और एक होता है व्यापक। तो हमें उसमें सतत और व्यापक को पढ़ना है। संकीर्ण और असतत तो इसके उल्टे हो जाएंगे, इसलिए उन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है कि जो मूल्यांकन आप करें, जो मैंने अभी बताया रचनात्मक और योगात्मक, वो एक बार मत करिए, हर समय करते रहिए, क्योंकि अधिगम जो है वो सतत प्रक्रिया है। सतत मूल्यांकन के लिए 3 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सतत मूल्यांकन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 ये दिए होंगे और एक कुछ और दिया होगा। तो आपको याद रखना है कि किस पे निशान लगाना है, इसलिए ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। सतत मूल्यांकन का पहला प्रकार है निदानात्मक मूल्यांकन। देखो, जिन बालकों में अधिगम की प्रकृति आशानुरूप ना हो, ऐसे बालकों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है और उसके बाद उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में ऐसी छपी मिलेगी। अब आप बात समझो। निदान का मतलब होता है डायग्नोस। आप जब पहले किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो पहले वो जांचें लिखता है ना आपको कि ये जांच करा के लाओ, उसे ही डायग्नोस्टिक बोला जाता है। तो जब आप बच्चे की अधिगम प्रकृति देखते हैं, बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, दिमागी समझे, बच्चे की पढ़ाई का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, आशानुरूप नहीं है, तो ऐसे बालकों में दिक्कत है क्या, कौन सी बीमारी हो गई है आपको जो आप डॉक्टर के पास गए हैं, उसका विश्लेषण करने के लिए जो टेस्ट होगा उसे निदानात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। पैथोलॉजी जो आप जाते हैं ना, खून का सैंपल देने और एक्सरे कराते हैं, वो सब निदानात्मक मूल्यांकन में आता है। निदान हुआ, मूल्यांकन देख लिया, उसके बाद उपचार किया जाता है कि नहीं? डॉक्टर उसी के बाद तो दवाई देता है, तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए बड़े आराम से। उसके बाद उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो बच्चे को अगर आप कहेंगे कि इस बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं लग रही मुझे, इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है? जब आप उस पर टेस्ट लेंगे ना तो उसको निदानात्मक मूल्यांकन बोलेंगे। और जब आप समझ जाएंगे हाँ इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है, इस बच्चे को ये दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए जो आप करेंगे उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डॉक्टर आपका टेस्ट लिखता है उसे निदानात्मक मूल्यांकन बोलेंगे, उसके बाद जो दवाई लिखता है उसे उपचारात्मक शिक्षण बोलेंगे।
अगली बात, निदानात्मक मूल्यांकन समझ में आ गया। अब आओ रचनात्मक मूल्यांकन। ऐसे मूल्यांकन के माध्यम से अधिगम की प्रगति का आकलन और निर्धारण किया जाता है। इसके लिए गृह कार्य, क्लास, परीक्षा, असाइनमेंट क्विज दी जाती हैं। परिणाम स्वरूप फीडबैक दिया जाता है और उसके अनुसार अपनी गतिविधि में छात्र सुधार करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहली बार तुम डॉक्टर के पास गए थे, तुमको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तुमको समझ में नहीं आया ना क्या करना, तभी तुम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने टेस्ट दिए, टेस्ट में देखा उसने क्या तुमको बीमारी, मलेरिया, डेंगू, उसने तुमको दवा लिख दी और फिर उसने क्या कहा कि ये 2 हफ्ते की दवा है, 2 हफ्ते के बाद फिर से आइए जांच कराने। उसी चीज़ का संबंध है इस रचनात्मक मूल्यांकन से। प्रगति कितनी हुई है, कितना सही हो गए हो तुम अपनी बीमारी से, तुम कितना ज्ञान ले चुके हो पढ़ाई से, उसका टेस्ट रचनात्मक मूल्यांकन से होगा। वो 2-3 हफ्ते बाद फिर से टेस्ट लिखेगा ना डॉक्टर कि अब सही हुए हो या नहीं, रिपोर्ट तुम्हारी नॉर्मल आ रही है या नहीं, उसको अगर जब चेक करना हो तो उसके लिए जो डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, उसके लिए जो क्विज लिखेगा, उसको रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाएगा। डॉक्टर उसके बाद पूछता नहीं है कि अब आराम है या नहीं, जो क्विज तुम्हारी लिख रही है डॉक्टर के द्वारा, अब आराम है या नहीं, अब दर्द कम हुआ या नहीं, नींद कैसी आ रही है अब तुम्हें दवा के बाद, तो उसके बाद वो फिर देखेगा कि अच्छा इसको इतना आराम मिल गया है, तो अब फिर वो अपनी दवा बदल देता है, बदलता है नहीं। शिक्षक अपनी शिक्षण विधि में सुधार करेगा, डॉक्टर अपनी दवाइयों में सुधार करेगा। और फिर और जब दवा बदलेगा तो ये भी तो कहेगा अब तुम जो है ये खाना कम कर दो, या अब तुम ये खाने लगो, कोई दिक्कत नहीं, अब तुम ठीक हो गए हो। इससे तुम बच्चे को भी सुधार इससे मरीज भी सुधरता है, इसी तरह से बच्चा भी सुधरेगा। इस तरह से दिमाग आकलन और मूल्यांकन में बच्चे और शिक्षक के बीच का संबंध डॉक्टर और मरीज के बीच का मान के चलो, बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं होगी समझने में तुमको। इसीलिए अब इस रचनात्मक मूल्यांकन को तुम शिक्षक की भाषा में मैं समझा दूं। तुमने बच्चे को जोड़ने घटाने की दिक्कत समझी, तुमने बच्चे का जोड़ने घटाने का उसका निदान कर दिया, उपचारात्मक परीक्षण भी कर दिया, सब कर दिया, बच्चे को अब सही कर दिया। अब बच्चा जोड़ घटाना अब कैसा कर रहा है, तब उसका तुम दोबारा गृह का उसको घर पे दोगे ना काम का। अब घर पे लिख के आओ, फिर तुम उसको चेक करोगे। चेक करने के बाद देखोगे अरे यार ये अभी भी गलत कर रहा है, इसको फिर से समझाना पड़ेगा क्या, इसको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा क्या। तो फिर तब तुम जो करोगे उसे बच्चों को भी फीडबैक दोगे ना कि तुमको अभी भी ये गड़बड़ आ रही है। उसके बाद जो तुम करोगे ना, शिक्षक भी अपनी स्थिति में जो सुधार करेगा वो रचनात्मक मूल्यांकन के कारण होगा। समझ में ना आए दोबारा देखो, पूछो, हालांकि समझ में आ जाना चाहिए अगर डॉक्टर और मरीज से लेके चलोगे तुम इसको। अगला आता है संकलनात्मक मूल्यांकन। ऐसे मूल्यांकन का प्रयोग संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिगम, प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करना होता है। ये डॉक्टर मरीज में नहीं होता है, ये तुम्हें केवल यहीं मिलेगा। साल के अंत में जो परीक्षा होती है, जैसे योगात्मक आकलन में मैंने बताया है, योगात्मक आकलन का दूसरा नाम है संकलनात्मक मूल्यांकन। भारी भारी शब्द हैं, ये भारी भारी शब्द याद होने चाहिए, पेपर में भारी भारी शब्द ही पूछे जाएंगे, ठीक है। संपूर्ण सत्र की समाप्ति में जो हो रहा है उसे संकलनात्मक बोलेंगे। संकलन कर रहे हो ना, संकलन मतलब इकट्ठा करना। तुम जब पूरे साल की जानकारी को इकट्ठा करके पूछ रहे हो तो उसको जो कहेंगे उसे संकलनात्मक मूल्यांकन बोला जाएगा। अब आओ अगली बात पे, सतत मूल्यांकन। तुम समझ गए, ये सब नहीं करोगे तो वो असतत मूल्यांकन है। अब आओ व्यापक मूल्यांकन पे। देखो, सतत मूल्यांकन में हमने अभी तक बच्चे के संज्ञानात्मक मूल्यांकन पर ध्यान दिया है। मरीज तुम्हारे स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, ना कि ये कि तुम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो। सॉरी, डॉक्टर तुम्हारे जो मरीज हो तुम्हारे स्वास्थ्य से उसे मतलब है। तुम किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हो, तुम किस तरह का मोबाइल चलाते हो, उसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सतत मूल्यांकन भी केवल व्यवहार के संज्ञानात्मक मूल्यांकन पे पक्ष देगा कि बच्चे के दिमाग में कितना आ रहा है, बस। जबकि व्यापक मूल्यांकन कहता है कि देखो व्यवहार के जो 3 पद हैं, ये एक तो याद होना चाहिए कि व्यवहार के कितने पद हैं। निम्न में से व्यवहार का पद कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन होंगे, 3 ये लिखे होंगे और आपको उसमें से एक गलत चुनना पड़ेगा। पहला पद संज्ञानात्मक दिमाग, दूसरा भावनाएं, मजा आ रहा है या नहीं, और चौथा और तीसरा क्रियाएं कि क्या उसको तुम यूज कर पा रहे हो या नहीं। कितना सीखे,
सीखते समय कैसा फील हुआ और उस सीखने के बाद तुम क्या क्या किए उसका। ये व्यवहार के 3 पद हैं। इन 3 पदों का मूल्यांकन करना है तो व्यापक करो। संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियाँ, समझे, लेक्चर जो तुम दे रहे हो प्लस टेस्ट जो तुम दे रहे हो प्लस जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैं वो तुम जो दे रहे हो, वो तीनों का जो टेस्ट होगा वो व्यापक मूल्यांकन में होगा। इसके लिए प्रेक्षण विधि मतलब ऑब्जर्वेशन, बच्चे को ऑब्जर्व करोगे ना, वो किस तरह से बात कर रहा है, वो खेल में किस तरह से कर रहा है, वो हंसता खिलता रहता है क्लास में या चुपचाप बैठा रहे, इस तरह से समाज में वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है, मनोवृत्ति, उसका दिमागी संतुलन कैसा लग रहा है, खुश है या नहीं है, दुखी तो नहीं है, कष्ट में तो नहीं है, स्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है। ये बहुत ही भयानक मूल्यांकन है व्यापक। इसीलिए इसके बारे में सबसे ज़्यादा हमारी शिक्षा नीति, NCF, जितना भी तुमको लिखेगा सब में व्यापक मूल्यांकन ही बोला गया है कि हमें संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास ये सब करना है। उसके लिए व्यापक मूल्यांकन सबसे ज़रूरी होता है। व्यापक मूल्यांकन मतलब ये कि बच्चे से संबंधित हर चीज़ तुम्हें पता हो, बस तुम इतना समझ लो और तुम्हें ज़्यादा समझेगी। अच्छे मूल्यांकन की 4 विशेषताएं हैं: वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता। वैधता का मतलब तो ये है कि अन्ना टेस्ट नहीं लेना है, आउट ऑफ सिलेबस लेते फिरो तुम। वैध हो, वैध मतलब कि सिलेबस के बाहर नहीं पूछना है, कक्षा 6 के बच्चे से हाई स्कूल के सवाल नहीं लगवाने हैं तुम्हें। विश्वसनीयता, टेस्ट लो तो ये नहीं है कि कुछ भी पूछ रहे हो, सिलेबस में भी वही पूछो और उसी तरीके से पूछो जिससे बच्चे की जानकारी का अंदाजा लगा पाओ। भूगोल में तुम बच्चे सब ये कह दो कि उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों के नाम लिखो, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के नाम लिखो, तो ये विश्वसनीय तरीका थोड़ा ही है। ये कौन सा तरीका हुआ कि उत्तर प्रदेश हमारे सिलेबस में है तो हम सभी जिलों के नाम पूछ दे रहे हैं, सारे नाम लिखो। ये तरीका गलत है, इसका कोई यूज नहीं है, इसीलिए ये तरीका विश्वसनीय नहीं माना जाएगा, इसीलिए गलत है। वस्तुनिष्ठता, तुम यार बच्चे से बेफालतू की ज़्यादा बातें मत पूछो। वस्तुनिष्ठता में मतलब होता है कि आप बच्चे से अमूर्त भाषा में सवाल कम से कम पूछिए, मूर्त भाषा में ज़्यादा पूछिए, जिससे बच्चे को समझने और समझाने में आसानी हो। वस्तुनिष्ठ रखिए। सीटेट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, चॉइस वाले प्रश्न आते हैं, बड़े बड़े 250 शब्दों के यूपीएससी की तरह क्वेश्चन नहीं आते हैंगे, उसे ही वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। क्लियर कट क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर कट 4 ऑप्शन देगा, बताओ उसमें से क्या सही है, उसे वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। परिभाषा नहीं लिखने को दे रहा है सीटेट आपको, उसे कहते हैं व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी या आत्मनिष्ठता, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। व्यवहारिकता, जैसा कि मैंने अभी कहा, 75 जिलों के नाम तुमसे अगर कोई पूछ दे यूपी के, तो ये व्यवहारिक थोड़ा ही, ये तो बेफालतू की बात है। व्यवहारिक होता है जब तुमसे कोई ये पूछे कि ये बताओ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है पार्क किधर है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ लगी हुई है, तो वो व्यवहारिक प्रश्न है, उनको व्यवहारिकता बोलते हैं। तो इस तरह से मूल्यांकन की जो 4 विशेषताएं हैं ये आपको याद रखनी है। हैवी मटेरियल है, इसीलिए जल्दी पढ़ाता हूँ ताकि 10 घंटे आपके बर्बाद ना हो। कम समय में अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, आराम से सुनिए, आराम से रिपीट करके सुनिए, सब समझ में आएगा। आराम से पढ़िए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है किसी को। अब आइए अगली बात, आखिरी बात, जो अभी मैंने निदानात्मक और रचनात्मक बोला था ना मूल्यांकन में, अब उसको यहाँ एक बार शिक्षण के तौर पे और समझिए। निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। बच्चे में जो कठिनाई कमियां हैं उनके कारण, मैंने क्या कहा था ना, किस कारण से बच्चे को जोड़ घटाना नहीं आ रहा है, उस कारण का पता लगाओ और उस पर चर्चा करो, और कारण पता लग गया तो उनको दूर करो, उसको अच्छे से समाधान करो और उसके बाद अच्छे से उसके ज्ञान में वृद्धि करो। उसे उपचारात्मक शिक्षण कह दिया जाता है। पहले पता लगाओ क्या गलती है, फिर गलती को सुधार दो, बस। पता लगाना निदानात्मक, सुधार करना उपचारात्मक। उपचार में ही उपचार का अर्थ क्या है, डॉक्टर आपका उपचार ही तो करता है, आपका जो इलाज का शुद्ध हिंदी उपचार ही है, तो उससे आप अपने दिमाग में रखिएगा। डॉक्टर, ये पूरा लेक्चर डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन से चलिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। आप सभी के सभी बीमार कभी ना कभी तो पड़े ही होंगे, या किसी और को तो देखा ही होगा बीमारी में, उससे देख के चलिएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी समझने में इस लेक्चर को। और ये लेक्चर अच्छे से हो गया तो 5 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपके सही हो गए।
ओवरऑल बोल रहा हूँ, केवल CDP की नहीं बात कर रहा हूँ। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी लेक्चर है। इसकी PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी, ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। और मेरे बात जो मैंने बोली है 20-30 मिनट, ये वो ज़्यादा ज़रूरी है समझनी, क्योंकि मैंने इसमें लिखते समय भी डॉक्टर पेशेंट का कोई व्यवस्था नहीं रखी, वो मैं बोल ही रहा हूँ, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है समझना। प्लीज़ अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हो तो मुझे सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए, फ्री व्यवस्था है, फ्री ही रहेगी, बस सपोर्ट करते रहिए। क्योंकि ऑनलाइन जितना हिट होगा मैं ऑफलाइन की तरफ उतना ही कम ध्यान दूंगा। अगर ऑनलाइन हिट नहीं होता है तो फिर मैं ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा, मैं अपने समय की बर्बादी नहीं सह सकता। सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी एंड कीप स्टडिंग। आपका CTET का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। जय हिंद।